नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। आप लोगों को पता है कि इस समय टोक्यो में ओलंपिक खेल चल रहे हैं और वहां पर भारतीय हॉकी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसने वहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके अलावा महिला हॉकी टीम ने भी बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है। हालांकि आज वो मेडल से चूक गई, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रहा है वो काबिल तारीफ रहा है, वो यादगार एक परफॉर्मेंस रहा है। तो इस विषय पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ इस हफ्ते एक बहुत खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं ममता खरब, जो कि महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रही हैं। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद हो अतीत में, तो 2002 के कॉमनवेल्थ गेम की विनर रही हैं। ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत चर्चा में। थैंक यू सो मच। इसके अलावा हमारे साथ हमारे दो साथी न्यूज लॉन्ड्री के, हमारे एसोसिएट एडिटर मेघनाथ हैं और हमारे सह संपादक शार्दुल कात्यायन। आप दोनों का भी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। चर्चा शुरू हो उससे पहले एक दो जानकारियां हैं जो कि मैं चाहूंगा कि हमारे साथी मेघनाथ एक बार आप लोगों को उसकी जानकारी दे दे। कुछ अनाउंसमेंट हैं और साथ में जो विषय हैं चर्चा के वो भी आप लोगों से साझा करें, फिर हम चर्चा को खोलते हैं। श्रोताओं के लिए एक इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट है। हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको एक 14 अगस्त को हम उनके लिए एक स्पेशल इवेंट होस्ट कर रहे हैं। ये होगा एनएल बैठक, जिसमें न्यूज लॉन्ड्री के दोनों पॉडकास्ट जो कि हफ्ता और चर्चा और हमारी एडिटोरियल टीम ये हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ इंटरैक्ट करेंगी। लेकिन ये जो इवेंट होगा वो ओपन होगा बस हमारे गेम चेंजर सब्सक्राइबर्स के लिए। तो अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाकर देखेंगे तो 2 टियर है सब्सक्रिप्शन के। तो गेम चेंजर जो सब्सक्रिप्शन है उनके लिए ये इवेंट खुला होगा। और आपको आई थिंक अतुल सर 2 घंटे के लिए होगा ना ये इवेंट? हाँ। 1 या 2 घंटे के लिए? यस, 2 घंटे के लिए। तो फिर 2 घंटे के लिए हमारे हिंदी टीम और इंग्लिश टीम से आपको और एडिटोरियल टीम से आपको पर्सनली बात करने का मौका मिलेगा। और कम लोग रहेंगे तो काफी बातचीत होगी। दूसरा एक अनाउंसमेंट था कि हमने पिछली बार भी आपको बताया कि हमारा एक स्पेशल लेटर के लिए एक पेज बना हुआ है न्यूज लॉन्ड्री पर। इसका हम एक डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे। वहां पर जाकर आप चर्चा के लिए जो भी आपके विचार है वो आप वहां पर डाल सकते हैं और हमको लेटर भेज सकते हैं। वो लेटर्स हमारे एडिटोरियल टीम को चले जाएंगे और अतुल सर को भी चले जाएंगे। और वो आप एक थोड़ा कन्वीनियंट मेथड हो जाएगा आपके लिए भी। तो ये 2 है और एक बाद में कर लूंगा मैं। हेडलाइंस की तरफ बढ़ेंगे। हेडलाइंस की तरफ बढ़ते हैं। पहले तो ओलंपिक्स की ही बात करते हैं। हमारे अभी फिलहाल रिकॉर्डिंग करते वक्त अभी मैं बता देता हूँ कि अगस्त 6 का दिन है और 11 बजे हुए हैं सुबह के। तो अभी फिलहाल हमारे पास 5 मेडल्स आ चुके हैं ओलंपिक्स में। मीराबाई चानू को वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मिला है, रवि दहिया को रेसलिंग में सिल्वर मिला है, इंडियन हॉकी टीम को जैसे अतुल सर ने बताया ब्रॉन्ज मिला है, पीवी सिंधु को बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मिला है और लवलीना बोरगोहेन को बॉक्सिंग में भी ब्रॉन्ज मिला है। तो 5 मेडल्स अब तक मिल चुके हैं। और अभी जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तभी और भी कुछ मेडल्स मिलने की संभावना है। बजरंग पुनिया रेसलिंग के सेमीफाइनल्स तक पहुंच गए हैं। गोल्फ में अदिति अशोक अभी नंबर 2 पर चल रही है, फाइनल्स अभी चालू है। और जैसे कि अतुल सर ने बताया कि इंडियन हॉकी टीम का आज ही मैच था, उसमें वो ग्रेट ब्रिटेन से हार गई है। बट प्रदर्शन बहुत खूब रहा। ये ओलंपिक्स को लेकर ये है और हम इस पर और भी बातचीत करेंगे। और ओलंपिक्स को ही लेकर एक खबर निकल कर आई हरिद्वार से एक्चुअली। अतुल सर इस पर भी आई थिंक हम थोड़ा सा बात कर बिल्कुल। सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। वंदना कटारिया जो कि हमारी ओलंपिक प्लेयर है, उनके घर के बाहर कुछ मर्द आकर पटाखे फोड़ने लगे और कास्ट स्लर से उनके फैमिली को गाली मारने लगे कि इतने सारे मतलब मैं कोट कर रहा हूँ जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट में आया कि दलित लोगों की वजह से हमको मेडल्स नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वो मतलब मौज मना रहे थे कि जब वो हार गए।
तो ये एक बहुत ही घिनौनी सी हरकत सामने आई है, ये हरिद्वार से आई है, इस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। और ओलंपिक्स को छोड़कर कुछ और भी खबरें हैं। पार्लियामेंट में अभी भी हंगामा शुरू है, पेगासस को लेकर, फार्म लॉस को लेकर और महंगाई को लेकर भी अभी काफी हंगामा हो रहा है। और पेगासस को लेकर एक छोटी सी डेवलपमेंट है कि एक पार्लियामेंट्री क्वेश्चन पूछा गया था राज्यसभा में, वो खारिज कर दिया गया है। मतलब आज ही रिपोर्ट निकला है सुबह हिंदुस्तान टाइम्स में कि गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली राज्यसभा सेक्रेटरीट को लिख के ये बोला कि ये क्वेश्चन हम आंसर नहीं कर सकते क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है। और सब जुडिस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में अभी पेगासस की हियरिंग शुरू हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि यह गंभीर मामला है। अब नीना, एक चीज अगर आप बता सके, आप पार्लियामेंट को लगातार कवर करते हैं कि कोई मैटर सब जुडिस हो ना हो, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो कि हमारी लोकसभा या राज्यसभा में बैठा है, वो अगर कोई सवाल करता है तो उस सवाल का जवाब देने से सरकार इनकार कर सकती है ये कह के कि मैटर सब जुडिस है? नहीं, ये एक्चुअली एक बहुत ही अजीब टेक्निकलिटी है, क्योंकि पहले भी ऐसे हो चुका है कि सब जुडिस मैटर होते हुए भी सरकार जवाब देती है जवाब। exactly. तो ये ऐसे बहुत ही सिलेक्टिव अप्रोच हो गया कि जब चाहिए तब जो सब जुडिस बोल देंगे और जब चाहिए तब नहीं बोलेंगे। और ये ऐसे कोर्ट ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी है कि सरकार सीधे सीधे कह रही कि हम जवाब नहीं देंगे पेगासस। तो इसके ओवरऑल जो इस पूरे मसले पर जो एक संदेह के बादल खड़े हुए थे उसको ही और गहरा करने का काम बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे उनको कोई डायरेक्शन नहीं दिया कि आप इस पर कुछ बात नहीं कर सकते या फिर आप इस पर कोई आंसर नहीं दे सकते, या पब्लिक इंटरेस्ट में जो भी है वो पार्लियामेंट को आंसर करना पड़ता है। यही एक बेसिकली एक मेन रूल है कि पार्लियामेंट में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो पब्लिक इंटरेस्ट में होते हैं और वो आंसर करने चाहिए सच गवर्नमेंट को। तो इस सिचुएशन में ये ऐसा जवाब देना थोड़ा सा संदेह खड़ा करने वाला है। और मतलब बेसिकली क्या छुपा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल आ जाता है इमीडिएटली। इतना क्या हो गया, इतना क्यों एफर्ट कर रहे हैं, एक क्वेश्चन आपको स्क्रैप करने के लिए लेटर लिखना पड़ा सेक्रेटेरिएट को, मतलब क्या हो क्या रहा है एग्जैक्टली। तो ये कुछ हेडलाइंस है और भी थोड़े से है, मैं जोड़ देता हूँ। एक तो दिल्ली में एक बहुत ही घिनौनी हरकत सामने आई अगस्त, मतलब इसी हफ्ते एक 9 साल की दलित बच्ची पे मतलब का मर्डर कर दिया गया, गैंगरेप का भी मामला निकला और उसकी बॉडी एक क्रेमेटोरियम में फोर्सफुली जलाई गई। इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। हमारे रिपोर्टर निधि ने इस पे एक बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट भी किया है, तो आप वो न्यूज लॉन्ड्री पर जाकर पढ़ सकते हैं। ये इसमें काफी प्रोटेस्ट भी शुरू हो गए हैं। राहुल गांधी भी वहां पर गए थे, आई थिंक अरविंद केजरीवाल भी जाने वाले या गए थे, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं वो। फिर एक ही हेडलाइन बाकी है, ऐजवाल और मिजोरम के बीच में फाइनली थोड़ा सा पीस मूवमेंट हुआ है। असम ने ऐजवाल की तरफ उनके एमिसरीज भेजे हैं, मतलब 2 मिनिस्टर जाकर बात करने वाले हैं। और मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने भी ट्वीट किया कि अब वो ये बॉर्डर प्रॉब्लम सॉल्व करने की अभी कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ठंडा हो गया है अभी मामला, जो सिविल वॉर टाइप सिचुएशन हो गया था वो थोड़ा ठंडा हो गया। शार्दुल, आप अपना हेडलाइन से अगर कुछ जोड़ सकें। कैलिफोर्निया राज्य के, अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के फेयर एम्प्लॉयमेंट और हाउसिंग विभाग ने एक बहुत बड़ी वीडियो गेम कंपनी है एक्टिविजन ब्लिजर्ड, उसके खिलाफ विक्टिम्स की तरफ से काम करने के लिए टॉक्सिक वातावरण और यौन शोषण के वर्क कल्चर के लिए अदालत में उन्हें ले गए हैं। और एक्टिविजन, जिन्हें नहीं पता, वो गेमों के नाम आपने सुने होंगे, वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट, कॉल ऑफ ड्यूटी, कैंडी क्रश, ये सब उन्हीं के हैं। बहुत संक्षेप में ये विषैले पुरुषवादी कल्चर का मामला है, जहां योग्य काम करने वाली महिलाओं से पुरुषों को प्रमोशन दिया जाता था, पुरुष कर्मचारी शराब पीकर आते थे। और एक महिला का केस सामने आया जिसे प्रमोशन इसलिए नहीं दिया गया और उसे कहा गया कि क्योंकि वो गर्भवती हो सकती है और उसे मां बनने का कुछ ज्यादा ही चाव है। या एक जो क्यूब क्रॉल करता था ब्लिजर्ड का पुरुष स्टाफ ऑफिस में, उसका मतलब है ऑफिस में शराब पीकर क्यूबिकल्स में जाते थे और वहां जाकर महिलाओं से बदतमीजी करते थे और उनके शरीर को डिस्कस करने वाले मजाक करते थे। एक आया कि एक महिला ब्लिजर्ड के सुपरवाइजर के साथ उस पे गई थी टूर पे, वहां उसने आत्महत्या कर ली, उसे इतना हरास किया गया। उसके बाद ये हुआ है कि सीईओ की चिट्ठी बाहर आई और उसने कहा
कि हमारा रिस्पांस, उन्होंने शुरू में इन सबको खारिज कर दिया था कि हमारा रिस्पांस बहुत टोन डेफ था। और उसके बाद आई कि आईटी विभाग के कर्मचारियों ने भी बाथरूम में सीक्रेट कैमरे लगा दिए थे महिलाओं के, तो बहुत बुरा हाल है। उसके बाद हजारों कर्मचारी बाहर आए हैं, उन्होंने ओपन लेटर लिखा है कि इसके खिलाफ काम किया जाए, और अब ब्लिजर्ड के एक बड़े प्रेसिडेंट को हटा दिया गया है 3 दिन पहले, और कंपनियों की महिलाओं में लीडरशिप को लाया जाएगा। और वीडियो गेम जो खेलने वाले हैं और जो नॉर्मल कर्मचारी हैं वो लगभग हड़ताल पे, उन्होंने काम करने से मना कर दिया है। और वीडियो गेम के अंदर भी लोग धरना दे रहे हैं, सत्याग्रह, जो उनके कैरेक्टर्स हैं ना, ये सब खेलते हैं, वो भी वहां धरना चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि गेमिंग के बारे में हम कभी कभी मेघनाद और मैं बात करते हैं। तो ये केवल गेमिंग से जुड़ा मसला नहीं है, बेसिकली ये वर्क कल्चर पे जो महिलाओं के साथ हैरेसमेंट की बात है, मतलब चाहे वो वेस्ट हो चाहे वो इंडिया हो, हमारे यहाँ अपने यहाँ वहां पर एक आखिरी बात ये, मैं इसे इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि हम कई बार मूवीज के बारे में बात करते हैं, और अब गेमिंग का बिजनेस हॉलीवुड से भी 10 गुना बड़ा है सालाना रेवेन्यू में, तो एक बहुत बड़ा वर्क सेक्टर है। ठीक बात। तो हमारे साथ चूंकि ममता जी भी हैं, ममता, अगर आप इस घटना से देख के, और भारत में जो वर्क कल्चर है, चूंकि आप भी एक संस्थान में काम करती हैं, अगर इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना हो, या आपने किसी एक्सपीरियंस से आपके सामने कुछ इस तरह की घटनाएं आई हो, तो महिलाओं के लिए काम करना कितना दुष्कर है, खासकर अगर हम भारत की बात करें। आपने देखा कि अमेरिका में तो इस तरह के हालात है ही हैं। देखिए, बहुत शर्मिंदगी वाली बात है, क्योंकि महिलाओं को मौका मिलना बहुत बड़ी बात है। मौका मिल रहा है, वो जाके कंपनीज में या किसी कॉर्पोरेट ऑफिसेज में जाके काम कर रही हैं, तो उनके साथ ऐसी हरकतें होना बड़ी शर्म की बात है। क्योंकि मैं खुद पुलिस में काम कर रही हूँ और मेरे पास क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बहुत सारे केसेस आते हैं, मैं खुद उनको पर्सनली डील भी करती हूँ जी। तो ये अच्छी बात नहीं। देखो, मौका उनको मिल रहा है, बेचारी बाहर निकल रही हैं और अपने आप को प्रूव करने के लिए कोशिश कर रही हैं, तो उनके साथ ऐसी हरकतें होना बिल्कुल नागुजार है, और मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। महिलाओं के लिए हालात कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं। ममता, हम लोग अब आते हैं जो कि हमारा मुख्य विषय है। पहले तो मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है वुमेन हॉकी टीम ने। जाहिर सी बात है, उस टीम के साथ जिसकी आप पहले कैप्टन रह चुकी हैं, तो आपका एक अटैचमेंट होगा। आज क्या की हार से थोड़ी निराशा हुई होगी, क्योंकि एक मेडल आ सकता था, वो नहीं आया, लेकिन फिर भी उस टीम के साथ, अगर आप उस टीम की जो खिलाड़ी हैं, उस टीम में आप अगर कुछ लोगों से संपर्क में हो, तो उस परफॉर्मेंस को कैसे आप थोड़ा सा उस खुशी को अगर अपने शब्दों में आप बताना चाहें हमें। देखिए, आज हमने लूज जरूर किया है, ब्रॉन्ज मेडल हम नहीं ले पाए हैं, लेकिन लड़कियों ने देश का दिल जीता है, क्योंकि सेमीफाइनल तक पहुंची हैं, उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल का मैच भी खेली है, और जो कि ग्रेट ब्रिटेन लास्ट ओलंपिक की चैंपियन है, तो उनके साथ बहुत ही कड़ा मुकाबला खेला है, बहुत ही क्लोज फाइट थी। और जैसे कि फर्स्ट हाफ में थोड़ा स्लो हुआ था गेम, और अपनी डिफेंस ने थोड़े गैप्स भी दिए थे ग्रेट ब्रिटेन को, लेकिन आप देखें अगर सेकंड हाफ में, तो सेकंड हाफ में काफी पेनल्टी कॉर्नर्स उन्होंने गेन अपनी टीम ने लिए हैं, और जैसे कि पेनल्टी कॉर्नर पे गुरजीत ने 2 गोल बैक टू बैक सेम एंगल पे किए हैं, तो बहुत अच्छा किया है। और साथ साथ में एक वंदना ने भी एक स्कोर निकाला है सेकंड हाफ में, तो सेकंड हाफ बहुत अच्छा रहा है। पूरी फुल स्पेस जो उनको मिली, जितनी भी मिली, पेनल्टी कॉर्नर बनाए, पेस अच्छी थी गेम की, बहुत बढ़िया खेले। जी जी। एक और चीज की, ये 1980 के ओलंपिक से शुरुआत हुई महिला हॉकी खेलों की, हमारी टीम जो वहां से जाना शुरू हुआ, और अभी तक ये तीसरा ओलंपिक है जिसमें वुमेन हॉकी टीम पहुंची है। तो उस लिहाज से इस प्रदर्शन को अगर थोड़ा सा देखा जाए, तो एक बहुत ही लैंडमार्क अचीवमेंट कहा जा रहा है। और ये जो खिलाड़ी आई हैं, ये बहुत ऐसे तबकों से आई हैं, ऐसे बैकग्राउंड से आई हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि से आई हैं, जहां पर हर चीज को लेकर संघर्ष है। कपड़े पहनने से लेकर, खाने से लेकर, मैदान में जाने से लेकर, खेलते हुए देखने से लेकर, बहुत सारे संघर्ष हैं। और आप खुद भी एक इसी तरह के इलाके से आई हैं, जहां पर इस तरह की चीजों को, महिलाओं के खेलने को, या इस तरह की चीजों को बहुत टैबू के तौर पर देखा जाता है।
तो अपने उस अनुभव को अगर इस प्रदर्शन में जो आज पहुंची है महिला हॉकी टीम, उससे जोड़कर अगर कुछ बताना चाहें हमें कि आपके समय की क्या स्थितियां थी, आपने जो अचीव किया वहां से निकलकर, और इन लड़कियों से, इन 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 महिलाओं से जिन्होंने आज ये प्रदर्शन किया है, इनसे आप अपने को रिलेट कर पाती हैं अपनी परिस्थितियों के मुताबिक देख के? हाँ बिल्कुल, जैसे जैसे हम्बल बैकग्राउंड से और जो गरीब परिवार से लड़कियां आ रही हैं, तो उन्होंने बहुत मेहनत की है, उनके परिवार ने बहुत उनको सपोर्ट किया है यहाँ तक पहुंचने के लिए, और काफी मुश्किलों से ऊपर आई हैं। और जहाँ तक मैं अपनी पर्सनली बात करूं, मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे समय भी काफी ऐसी चुनौतियां थी कि लड़की घर से बाहर निकल रही है, कहाँ जा रही है, छोटे कपड़े पहन के गेम में निकल रही है, तो ऐसी चुनौतियां बिल्कुल थी हमारे सामने भी। और जैसे मैं रानी की भी स्टोरी सुन रही थी, और रानी ने तो मेरे साथ खेला भी है, जब मैं कैप्टन थी वो मेरी टीम में थी। और रानी भी कैसे बैकग्राउंड से आई है, उनके माता पिता ने कितनी मेहनत करके उसको यहाँ तक पहुंचाया है। तो काफी देखिए मशक्कत करनी पड़ती है महिलाओं को यहाँ तक ओलंपिक जैसे पोडियम में पहुंचने के लिए। रानी का जिक्र आपने किया, वो जो हमारी महिला हॉकी टीम की इस समय कैप्टन है, आप उनका जिक्र कर रहे हैं? जी जी जी, जो इस समय कैप्टन है, और हमारे समय में भी जब वो 15 साल की थी तब वो टीम में आई थी, और वो तब से उसने अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया था, और अब उसकी जो परफॉर्मेंस है वो निखर के बिल्कुल सबके सामने आ रही है। वो वर्ल्ड की बेस्ट एथलीट है आज के टाइम में, रानी बेस्ट फॉरवर्ड है, तो बड़ी खुशी होती है उसको देखते हुए। ठीक बात। तो हमारे साथ चूंकि एक खुद भी महिला हॉकी टीम की एक लेजेंड है, एक आइकॉन है, मेरे ख्याल से शार्दुल और मेघनाथ के पास भी इनसे पूछने और इनके अनुभवों को साझा करने के लिए कुछ न कुछ सवाल या कुछ होंगी बातें दिमाग में। तो शार्दुल और मेघनाथ, आप लोग भी अगर ममता से अपने ये जो परफॉर्मेंस है, ये जो ओलंपिक का अचीवमेंट है, इसके बारे में अपने कुछ सवाल और कुछ बातें रखना चाहें। जी अतुल जी, हाय ममता, मुझे बस एक ही सवाल था कि आपके टाइम से लेकर अभी तक गवर्नमेंट का रिस्पांस कैसा रहा है, और एसेंशियली गवर्नमेंट का सपोर्ट कैसे रहा है ये सब हॉकी को लेकर, विमेन्स हॉकी को लेकर स्पेशली। क्या आपको ज्यादा इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, और क्या ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसे भी आ रहे हैं ये एरिया में? देखिए, हमारे समय में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं था, पैसे भी बहुत कम थे, और लेकिन आज के समय सुविधाएं भी बढ़ी हैं, कैश प्राइजेस भी बढ़े हैं, स्पोर्ट्स पॉलिसी भी चेंज हुई है। तो वो मैं बधाई दूंगी हमारी हरियाणा गवर्नमेंट ने, जो अच्छी पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई है, और अपने प्रदेश में नौकरी भी दे रही है खिलाड़ियों को। लेकिन अभी भी बहुत सी चीजों में अच्छा करने की जरूरत है। देखिए, अभी प्लेयर्स मेडल लेके आए हैं, मेडल लेकर जब अपने प्रदेश और देश में पहुंचते हैं, प्रदेश वासियों को देखिए उसी टाइम उनकी परफॉर्मेंस का हमें देना पड़ेगा, कि उसी टाइम हम लोग नौकरी उनको समय पर दे दें, कैश प्राइज उनको समय पर दे दें, क्योंकि जो मेडल का जो उनका है कि भाई वो अभी अचीव करके लाए हैं, तो वो मोटो है, वो कहीं ना कहीं फिर फीका पड़ जाता है। बिल्कुल। और एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ओडिशा गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल रहा है, ये बहुत न्यूज में भी आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वुमेन और मेंस हॉकी, जो ओवरऑल हॉकी है, ओडिशा गवर्नमेंट ने उसको स्पॉन्सर किया है। अपने आप में बहुत नवीन पटनायक जी का मैं खुद पर्सनली धन्यवाद करूंगी, क्योंकि उन्होंने हॉकी को ऊपर उठाने की जो कोशिश की है, उसका असर अब ओलंपिक्स में दिख रहा है। तो इसके साथ साथ और भी कॉर्पोरेट्स हैं, जो और भी जो गवर्नमेंट्स हैं, मैं उनसे भी साथ में अनुरोध करूंगी कि वो भी आगे आएं और खिलाड़ियों को सपोर्ट करें, क्योंकि अब हम सपोर्ट करना शुरू करेंगे उनको, उनकी जो परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है उनका सम्मान करना शुरू करेंगे, तो आगे और बढ़ चढ़कर हमें खिलाड़ी भी मिलेंगे। ठीक बात। शार्दुल? देखिए, मैं दो चीजें करूंगा, लेकिन उससे पहले जो श्रोता जिन्हें ना पता हो इस बारे में, तो विमेन्स हॉकी का तो अभी अतुल जी ने बताया। मेंस हॉकी में भी जो ब्रॉन्ज मेडल वाला मैच था भारत और जर्मनी के बीच, वो आखिरी मिनट तक गया, और आखिरी मिनट में केरला के PR श्रीजेश ने पेनल्टी को रोक दिया। बहुत रोमांचक मैच था, और इतने जबरदस्त रोमांचक मैच बहुत समय बाद देखने को मिला, और उम्मीद है कि अब इस जीत से फिर से हॉकी की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। मैं ममता जी से ये पूछना चाह रहा था कि हो सकता है मेरी सोच गलत हो, पर मैं इस तरह से पूछ रहा हूँ कि हॉकी थोड़ा सा कमजोर आर्थिक वर्ग
का में ज्यादा खेले जाने वाला खेल था। उसकी लोकप्रियता पिछले दशकों में कुछ कम हुई, लेकिन क्रिकेट या और खेलों में थोड़ा पैसा ज्यादा लगता था और हॉकी बड़ा मतलब अंडर द रेडार रहता था, और इसमें हमेशा से फंडिंग की कमी रही है। क्या आपको लगता है इसके बाद ये सिचुएशन बदलेगी? जैसे आपने कहा नवीन पटनायक जी ने ही केवल किया, तो क्या स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर अब इस पे खड़ा हो रहा है? ऐसी कुछ बात आनी शुरू हुई है या बस वही थोड़े दिन का सेलिब्रेशन है और फिर ऐसे ही रह जाएगा? वही मैंने आपको कहा कि ऐसा ना हो कि उनका सेलिब्रेशन फीका जब तक हो जाए तब तक आप सब चीजें भूल जाएं। तो आगे आना होगा, सबको आगे आना होगा, और खिलाड़ियों को देखो प्रोत्साहन देना होगा, उन्हें उनका सम्मान देना होगा जिस लेवल पे वो खेल रहे हैं, और आर्थिक तौर पर भी जरूर उनकी मदद करनी होगी, क्योंकि काफी ऐसे परिवार से आते हैं कि जो आर्थिक सिचुएशन उनकी बहुत अच्छी नहीं है। अभी जैसे जीत के आएंगे लोग और उनको जो पैसा मिलेगा वो अपने घर परिवार को खड़ा करने में ही वो सारा पैसा लग जाता है। उनका जो आगे उनका जीवन है, जो उनकी जो फ्यूचर है, उसको सिक्योर वो कहीं ना कहीं नहीं कर पाते हैं। जी, अच्छा, तो इसी से मेरा दूसरा सवाल इसी से निकलता है कि जब ये सब नहीं था, तो जैसे अभी की जो टीम है, महिला टीम, उसमें जो खासतौर से एक मिडफील्डर हैं सलीमा टेटे, जो सिमडेगा से आती हैं झारखंड में, वो इतना माओइस्ट अफेक्टेड एरिया है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना कैसे ग्राउंड पर हॉकी के लिए तैयार करते हैं लोग अपने को? अगर आप हमारे श्रोताओं को और हमें बता सकें। देखिए, कहीं ना कोई मौका मिलता है उन्हें, या फिर किसी खिलाड़ी की जानकारी में वो लोग रहते हैं, या किसी कोई फील्ड पे वो लोग पहुंचते हैं, चाहे छोटा सा उनके गांव में कोई उनको हॉकी खिलाता हो, वहां से वो शुरुआत करते हैं, फिर मेहनत करके आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक पहुंचते हैं। तो बहुत मेहनत और बहुत सा जोर लगता है उनको वहां पहुंचने के लिए। तो आर्थिक मदद सरकारों को सोचना होगा कि देखिए, जो खेल रहा है खिलाड़ी, जो अपने आप को प्रूफ कर रहा है, कम से कम आप उसको आर्थिक मदद देंगे ताकि और मोटिवेट हो प्लेयर्स, और नए खिलाड़ी हमें मिल सकें। एक मेरा और सवाल है ममता जी, कई बार आमतौर पर हम देखते हैं कि जो लोग खेल चुनते हैं तो इस तरह का खेल चुनते हैं जिसमें कि करियर की संभावना हो और आगे जाकर एक मतलब स्थायी कुछ करियर बन पाए। क्रिकेट ऐसा खेल है जिसमें काफी पैसे की भी संभावना रहती है। उसके विपरीत हम देख पा रहे हैं कि हॉकी ऐसा खेल था जिसमें एक समय में भारत की बादशाहत थी और फिर 40 साल तक कोई मेडल नहीं आया। और जिस समय आप लोगों ने मेरे ख्याल से हॉकी को चुना होगा, 90s का दौर रहा होगा, उस दौर में हॉकी में कोई उस तरह का चार्म बचा नहीं था। क्रिकेट की हेजमनी का दौर था, क्रिकेट बहुत पॉपुलर हो चुका था, तमाम हर जगह क्रिकेट की ही चर्चा थी, क्रिकेट में बहुत सारा पैसा दिख रहा था। इसके बावजूद आपने किस चीज से इंस्पायर होकर हॉकी को चुना अपने करियर के लिए? देखिए, मेरे से बड़ी सिस्टर थी जो वो हॉकी खेला करती थी स्कूल लेवल से, तो मैंने तो उनको देखते हुए सीखा है। जब मैंने शुरू किया उस समय ये नहीं था कि मैंने कोई हॉकी में कोई कैरियर बनाना है, या फिर मैंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचना है, क्योंकि उस टाइम हमें पता ही नहीं था कि भाई हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं और यहाँ पहुंचने पर हमें क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं। हमने जस्ट शुरू किया था कि हम कुछ पढ़ाई के अलावा खेल भी, हमें खुशी होती थी खेलने में, कुछ थोड़ा बहुत प्राइज मिलता था, कुछ खाने को जो चीजें मिलती थी काफी अच्छी, तो उनसे भी हम लोग प्रभावित होते थे। लेकिन जब धीरे धीरे हमने शुरू किया, फिर मैंने हॉस्टल, चंडीगढ़ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हॉस्टल था, वहां मैंने ज्वाइन किया, वहां अच्छे खिलाड़ियों को खेलते हुए देखा, तब समझ आया कि यहाँ तो हम अपना फ्यूचर भी बना सकते हैं आगे। जी, ठीक बात। तो ये 40 साल बाद जो एक सफलता मिली भारतीय हॉकी टीम, जो पुरुषों की हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता है, वो भी बड़ी देर से, बहुत लंबे इंतजार के बाद आई सफलता है। तो उसके बारे में अगर थोड़ा सा आप हमें टीम को क्या कहना चाहेंगी, और वो व्यक्तिगत तौर पर, एक स्पोर्ट्समैन के तौर पर, एक हॉकी खिलाड़ी के तौर पर आपकी जो अंदर आपकी जो फीलिंग है इस जीत को लेकर? बहुत खुशी है हमें सभी हॉकी लवर्स को, और मैं तो खुद हॉकी खेलती रही हूँ, मैं बहुत डीपली इससे जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे खुशी है कि ब्रॉन्ज मेडल लड़कों ने लिया है, बहुत अच्छा खेली है दोनों हॉकी, दोनों मेंस वुमेन्स बहुत बढ़िया खेली, बहुत क्लोज मैच था उनका। और ब्रॉन्ज मेडल आना 41 साल बाद
एक उन्होंने मतलब एक टारगेट सेट कर दिया है, जो आगे आने वाली हमारी हॉकी है उसके लिए टारगेट सेट कर दिया है कि हम ब्रॉन्ज तक पहुंचे हैं, आपको कल गोल्ड के लिए पहुंचना है। शार्दुल, मैं केवल सवाल नहीं बट मैं श्रोताओं से कहना चाहता था कि हॉकी आमतौर पर लोग देखते नहीं है, पर अगर आपको मौका मिले आप जरूर देखिएगा। बहुत तेज चल, अगर आपको क्रिकेट या फुटबॉल तेज लगता है, हॉकी उससे कहीं तेज चलता है फील्ड पे। और अगर मैच अच्छा हो तो बहुत ही सबसे रोमांचक देखने के मामले में बहुत रोमांचक खेल है। जरूर देखिए, और हमारा राष्ट्रीय खेल है वो, तो और पॉपुलर होना चाहिए भारत में। वही तो कि एक राष्ट्रीय खेल था जिसमें सिक्का चलता था भारत का। एक समय में 7 गोल्ड मेडल लगातार भारत ने ओलंपिक के जीते हैं। जी। मैं आपको एक एनेक्डोट दूं अपने बचपन का। मैं हॉकी के आसपास बड़ा हुआ। तो हमारे पड़ोसी थे, वो दादाजी बोलते थे, मेरे फ्रेंड के दादाजी, उनका नाम था विक्रम सिंह त्यागी। तो वो काफी फेमस थे मेरठ में। वो इसलिए थे क्योंकि उनकी कोच की भी मेरठ के एक एनएएस कॉलेज की टीम ने ऑस्ट्रेलिया की विजिटिंग टीम को प्रैक्टिस मैच में हरा दिया था। तो हॉकी तब से ही देखना शुरू हुआ। बहुत रोमांचक गेम है, जरूर देखिए और अपने राष्ट्रीय खेल को बढ़ाइए। तो हमने चुनौतियों की बात की। एक चुनौतियों से जुड़ा किस तरह की चुनौतियां, और खासकर महिलाओं के सामने जो चुनौतियां हैं उसके लिहाज से हम बात करना चाहेंगे। अब हमारे सामने एक घटना आई जिस दिन सेमीफाइनल का मैच हार गई टीम अर्जेंटीना से। उस दिन हरिद्वार में वंदना कटारिया, जो कि भारतीय टीम की एक सदस्य हैं, उनके घर के सामने कुछ लोगों ने पटाखे छोड़े और जाति उसमें गालियां इस तरह से दी गई उनको, उनके परिजनों को। और ये कहा गया कि टीम में जरूरत से ज्यादा दलित हैं, इसलिए टीम बार बार हार रही है। एक तो ये अपने आप में बहुत ही निंदनीय घटना, शर्मनाक घटना है जिसकी निंदा की जाए। तो वो चुनौतियों के लिहाज से ममता जी आपका कमेंट। उससे पहले बस मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ये लोग इतने अनजान और इतने इतने अज्ञानी हैं कि इनको पता नहीं है कि टीम ने खेलना कब शुरू किया, और यही वो लोग हैं जो वहां तक लेकर पहुंचे हैं। तो इससे पहले तो टीम पहुंची भी नहीं थी वहां पर, वो पहुंच भी नहीं पाती थी। तो खैर, महिलाओं के लिहाज से एक आसान टारगेट होती हैं। ऊपर से अगर आपकी जाति के पायदान पर नीचे हैं आप, तो और भी समस्या है। इन समस्याओं के ऊपर थोड़ा सा अगर हमें बता पाए ममता, आप अपने अनुभवों से, कितने तरह की चुनौतियां हैं महिलाओं के लिए हॉकी टीम में? बहुत बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं। ऐसी चुनौतियां आती होंगी और हम लोग उसको फेस भी करते हैं। तो जो ये घटना हरिद्वार में वंदना के परिवार के साथ हुई है, बड़ी शर्म की बात है। इसमें लोगों की मानसिकता दिखाते हैं। तो ये मानसिकता बहुत ही गलत है, क्योंकि हम हिंदुस्तान की टीम के लिए खेल रहे हैं। हम हिंदुस्तान की टीम है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम किसी जाति विशेष को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं वहां पे। और हर एक खिलाड़ी चाहता है कि मैं अपने देश को पूरा 100% दूं, मेरी वजह से मेरा देश जीते, मेरा प्रदेश जीते। तो ये तो बहुत ही शर्मनाक घटना है। आप लोगों को भी इस तरह की कोई समस्या के कई तरह की समस्याएं होती हैं। एक तो है कि आपको जाति के नाते देखा गया, जैसा कि वंदना के मामले में देखा है। लेकिन कई बार ये होता है कि ऑफिशियल स्तर पर भी बहुत सारी वो झेलनी पड़ती हैं कि अधिकारी किसी को पसंद करता है, किसी को नापसंद करता है। बहुत सारे अच्छी टैलेंटेड लोग होते हैं, लेकिन वो चूंकि उनको पसंद नहीं करता ऊपर अधिकारी या चयन टेस्ट करने वाला या सिलेक्ट करने वाला जो बैठा होता है। तो इस तरह की समस्याएं आप लोगों को भी आपके अपने व्यक्तिगत अनुभव में कभी आई, जब इस तरह की कोई चीजें आपको सामना करना पड़ा हो, जब आपको लगा कि ये अनजस्ट हुआ आपके साथ? देखिए, कभी जब हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता था और हम अच्छा परफॉर्म करते थे, तो फील जरूर होता है कि आपने अपना 100% दिया है, फिर भी आपको उसके लिए सेलेक्ट नहीं किया। कहीं ना कहीं निराशा होती थी, लेकिन और डटकर मेहनत करते थे, क्योंकि अपने आप को प्रूव करना है, दिखाना है कि अगर आपको मैं पसंद नहीं हूं तो लेकिन और किसी को पसंद आ सकती हूँ और मैं आगे बढ़ सकती हूँ। बिल्कुल। हॉकी की बात हुई, खेल की बात हुई, और बहुत सारे इसके पहलू थे जिन पर ममता ने अपने अनुभव हमसे साझा किए। महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर चूंकि ममता इस समय हरियाणा पुलिस की अधिकारी हैं और खुद भी एक महिला हैं, तो इन दोनों चीजों के मद्देनजर एक घटना है जिस पर हम और थोड़ी सी चर्चा करना चाह रहे हैं। मैं सबसे पहले मेघनाद और शार्दुल को इस चर्चा में लाना चाहूंगा। दिल्ली के कैंट इलाके में एक घटना घटी। वहां पर एक दलित नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। उसके बाद उसकी लाश को जबरदस्ती जला दिया गया।
और इस पूरी घटना में एक तो इसका राजनीतिक पहलू अगर हम छोड़ भी दें तो पुलिस की जो एपैथी रही, पुलिस विभाग ने जिस तरह से उसमें एक्ट किया कि उल्टे पीड़ित के परिजनों को ही थाने में 15 घंटे बिठाए रखा, और तो ये जो कामकाज की शैली है पुलिस की और महिलाओं के साथ, तो ओवरऑल जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उस पर पुलिसिंग, जो पुलिस की जो कार्रवाइयां हैं, उन तमाम मुद्दों पर अगर मेघनाद, सबसे पहले मैं चाहूंगा आप इस घटना के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि न्यूज लॉन्ड्री ने भी इस घटना को काफी गहराई से और काफी उससे फॉलो किया है। जी, मैं श्रोताओं को थोड़ा सा डिटेल्स देना चाहूंगा। हमारी रिपोर्टर निधि और आदित्य वहां पर गए थे और उन्होंने उनके जो जो बच्ची है उनके पेरेंट्स से भी बात की और उन्होंने पूरा घटनाक्रम उनको बताया था। हुआ ये कि ये लड़की पानी पीने के लिए एक शमशान घाट में गई थी, वहां पे वाटर कूलर से पानी पीने के लिए, और उनकी उनकी माँ की नजर से वो एक्चुअली हट गई थी। और बाद में जब वो वापस नहीं आई तो उनकी माँ ढूंढने को निकल गई और शमशान घाट पहुंची और वहां पर उनको उनके 9 साल की बच्ची की बॉडी मिली, जो बहुत ही घिनौने तरीके से डिफॉर्म हो चुकी थी। मतलब बहुत सारे उस पर असॉल्ट के मार्क्स थे। मैं श्रोताओं को बताना नहीं चाहूंगा, आप वो रिपोर्ट पढ़ लीजिए थोड़ा सा, मतलब वो मुझे बताने में भी बहुत ये हो रहा है। तो उसके बाद ये पता चला कि वो जो मेन अक्यूज है, जो कि वहाँ के एक प्रीस्ट है वो क्रेमेटोरियम के, उन्होंने बताया उनको कि ये इलेक्ट्रोक्यूशन से इनकी मौत हो गई थी, ये बच्ची की। पर वो माँ ने जब उनको बोला कि नहीं पुलिस को बुलाएंगे ये वो, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे कुछ कीजिए मत, आपकी कोई फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं है कि आप ये हैंडल कर पाए कोर्ट की प्रोसीजर एक्सेट्रा। और उन्होंने वो बच्ची की बॉडी जलाना शुरू कर दिया। 4 लोगों ने मिलके, जिनको अरेस्ट किया गया है, उन्होंने वो बच्ची की बॉडी जला दी। और तब लोकेलिटी के और भी लोग आए और उन्होंने ये देखा कि ऐसा हो रहा है, तो फिर पुलिस को बुलाया। और उसके बाद पुलिस जब आई तब ये अभी पता चल रहा है कि पुलिस ने भी इसको थोड़ा सा मतलब गलत तरीके से इसको ट्विस्ट देने की कोशिश की, और पहले उन्होंने FIR रजिस्टर नहीं किया था ये चार लोगों के अगेंस्ट। जी। बाद में जब प्रोटेस्ट हुए और विलेज के बहुत लोग आए और काफी एक्टिविस्ट भी पहुंच गए वहां पर, तब उन्होंने SC/ST अट्रॉसिटीज एक्ट और पॉक्सो दोनों एक्ट्स के अंडर इन पर FIR जारी किया है। और निधि के रिपोर्ट में ये सब है, आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही, मतलब एक तो बहुत ही दर्दनाक घटना है, और इसपे कास्ट एंगल भी आता है, क्योंकि एक दलित बच्ची थी, एक दलित परिवार से आती थी, और इनके जो पेरेंट्स है वो आसपास भीख मांगते थे, और इनकी आर्थिक कंडीशन बहुत ही खराब थी। तो ये जो 4 आदमी जिनको अक्यूज किया गया है, उन्होंने ऐसे ही मतलब एसेंशियली अस्यूम कर लिया होगा कि नहीं ये मतलब इनको कौन ही देखेगा, इनको कौन ही ढूंढेगा, जो कुछ भी कर सकते हैं इन लोगों के साथ एक्सेट्रा। और फिर उन्होंने ये घिनौनी हरकत कर दी। और ये जो एटीट्यूड जो दिखाई दिया वो प्रीस्ट का कि अरे आप तो इसको हैंडल नहीं कर पाओगे, आपकी तो आर्थिक कंडीशन नहीं है कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने की एक्सेट्रा, ये भी आपको दिखाता है कितना ये जो एटीट्यूड है, मतलब एक तो एक आप क्राइम कर रहे हो, पर जो सेंस ऑफ इम्प्यूनिटी आ जाता है उसमें। इम्प्यूनिटी का मतलब मुझे हिंदी में समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, अतुल सर थोड़ी हेल्प कर सकते हो तो। बेधड़क हो, बेधड़क, एग्जैक्टली, जो बेधड़क तरीके से ऐसे क्राइम्स होते हैं, ये आपको दिखाई देता है कि अभी भी भारत में कास्ट है और हिरार्कीज बनते हैं, काफी पावर स्ट्रक्चर्स है जो अभी तक भी एग्जिस्ट करते हैं। इसके पहले हमने वो हमारे ओलंपिक प्लेयर कटारिया की भी बात की। वहां पर भी आप देखिए कि 2 आदमी एक ओलंपिक प्लेयर के घर के बाहर जाकर पटाखे फोड़ने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं, कास्टिस्ट गालियां देने लगते हैं। अच्छा, ये इस लिहाज से भी आयरनिक है कि वो 2 लोग जो गालियां दे रहे होंगे उनका कोई लाइफ में अचीवमेंट नहीं है। Exactly. और वो गाली दे रहे हैं एक ओलंपिक अचीवर के, ओलंपिक प्लेयर की, जिसने काफी कुछ, जिसने देश के लिए कुछ किया है, नाम कमाया है।
लेकिन उसके बावजूद ये एक सेल्फ एंटाइटलमेंट है कि पैदा मैं जिस जात में हुआ हूं या जिस कास्ट में हुआ हूं, उसकी वजह से मैं किसी भी बड़े आदमी को इस आधार पर खारिज कर सकता हूं क्योंकि उसकी जात ही नीची है मेरे सर। इस पे एक और लेयर है मैं वही कह रहा था, इस पर एक और लेयर है कि इनमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि ये ऐसी हरकत करके इनके दिमाग में बैठ चुका है कि इनके साथ कुछ नहीं होने वाला। मतलब इनकी जो जात है, इनकी जो सोसाइटी है, जो भी उनका स्टैंडिंग है, वो उनको प्रोटेक्ट करेगा। वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब बाहर जाके पटाखे फोड़ेंगे, गालियां मारेंगे, पर इनसे कुछ होने नहीं वाला है। मतलब इनको कुछ होने नहीं वाला है, पुलिस कुछ नहीं करेगी। इसमें एक और चीज मैंने देखा, मैं इधर बीच महसूस किया मेघनाथ, और मैं चाहता हूं कि अपने श्रोताओं के सामने इस चीज को रखा जाए। जी। तो हमारा पॉलिटिकल क्लास है वो, चाहे इस मामले में राहुल गांधी हो या हाथरस मामले में अखिलेश यादव हो, या फिर उससे पुराने जब निर्भया का कांड हुआ हो तब अरुण जेटली से लेकर और भाजपा के तमाम नेता हो, जो लोग भी, एक चीज आप इसको अगर बहुत इसकी बारीकी में देखेंगे, मैं बताऊं कि वो उसमें भी राजनीति करते हैं। वो जाके वहां पर जाना चाहते हैं, वहां पर खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन उनके बयान में आप एक चीज पाएंगे, वो कहेंगे कि हम पीड़िता के साथ हैं और पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन वो हमें कभी भी, अब मैं बहुत दिनों से मैं देख पा रहा हूं, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि ये जो इसमें आरोपी है, फलाना जो आरोपी है जिसके ऊपर आरोप लग रहा है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उसे जल्द से जल्द या फांसी होनी चाहिए, जेल होना चाहिए, जो भी होना चाहिए, उस साइड का नाम नहीं लेता कोई। क्योंकि हर आदमी पॉलिटिकल कंसिडरेशन में रहता है कि ऐसा तो नहीं कि वो किसी पावरफुल उससे क्लैन से बिलोंग कर रहा हो, किसी पावरफुल कास्ट से बिलोंग कर रहा हो, जिसका फिर हमारे ऊपर उल्टा असर हो जाएगा, हमारी पॉलिटिक्स उसमें नुकसान हो जाएगा हमको। तो ये एक चीज पॉलिटिकल चतुराई भी देखने को मिल रही है आजकल। बिल्कुल बिल्कुल। और राहुल गांधी जैसे वहां पर पहुंच गए, तो एक्चुअली आपने जो आर्ग्यूमेंट दिया, वो बीजेपी ने भी वही आर्ग्यूमेंट दिया एक्चुअली। उनके संबित पात्रा ने कहा कि इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, आपके स्टेट्स में भी इतने सारे क्राइम्स हो रहे हैं, वहां पर जाकर आप क्यों नहीं विजिट करते। ये एक बयान मतलब रेगुलरली आता ही है बीजेपी की तरफ से, जो भी गवर्नमेंट पावर में उनकी तरफ से। ऑब्वियसली इसको एक पॉलिटिकल मैटर बनाया जा रहा है, पर इसमें ये सब चक्कर में ना महिला सुरक्षा के बारे में ज्यादा बात नहीं होती है। और मुझे लगता है ममता जी से मैं इसी के बारे में थोड़ी सी बात भी करना चाहूंगा कि हाथरस के केस में भी हमने देखा, निधि वहां पर बार बार जाती है और 3-3 महीने में वहां पर देखती है कि कैसे हो रहा है वो केस, कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है। तो वहां पर भी अगर आप देखेंगे, जो इनिशियल मीडिया स्टॉर्म हुआ था, जो आउटरीच हुआ था, उसके बाद सब चले गए, पर उसके बाद भी अभी भी वो जो अक्यूज्ड है उनके साथ कुछ हुआ नहीं है। उनके साथ वो जो कोर्ट कचहरी का मामला है, उसमें पेरेंट्स को चक्कर काटने पड़ रहे हैं, और वो जो विलेज में जो एटमॉस्फेयर बन गया था, अपर कास्ट लोग साथ में आके उनको रिहा करने के चक्कर में पड़ गई थी, वो भी अभी भी चालू है। तो इस सिस्टमिक फ्लॉज के बारे में हम भूल जाते हैं फिर, मतलब ये एक मीडिया स्टॉर्म हो जाता है, एक आध हफ्ते बाद सब भूल जाते हैं, और फिर जो सिस्टमिक फ्लॉज सामने आते हैं ऐसे क्राइम्स की वजह से, उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तो ममता जी से इस पर टिप्पणी ले लेते हैं एक बार, वो कैसे देख रही हैं, क्योंकि वो सिस्टम का भी एक तरह से हिस्सा है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे मीडिया वहां से वापस आ गई, या फिर जो मतलब पॉलिटिकल इशू बना के जो पहुंच रहे हैं वहां पे, तो ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। ये एक्चुअल में जिस बेटी के साथ, जिस महिला के साथ ऐसा अत्याचार हुआ है, उसको और उसकी फैमिली को सिर्फ इम्पैक्ट करता है। उनको पता है कि उनके साथ क्या घटना हुई है, वो कैसे वो उससे डील कर रहे हैं। मेरे ख्याल से सिस्टम को भी आखिरी तक, जब तक जो एक्यूज उनको सजा नहीं होती है, आखिरी तक उस फैमिली की मदद करनी चाहिए, हर एक सपोर्ट देना चाहिए, उनको लॉयर देना चाहिए, उनके साथ जो उनके जो फेवर में जितने भी गवाह हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो गवाही के समय ठीक से अपनी जो एक्चुअल में जो उन्होंने फर्स्ट गवाही दी है उसको उस पर डटे रहें। तो सारी चीजों को सपोर्ट करते हुए उसको जस्टिस दिलाने तक, जब तक सजा नहीं होती तब तक मदद करनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात कही ममता जी आपने। एक और चीज मेरे दिमाग में आई, पुलिस के लिहाज से अगर बात करें, क्योंकि आप डिपार्टमेंट का हिस्सा, उनकी फंक्शनिंग से अवेयर हैं, थोड़ा जानती हैं आप कैसे काम करता है पुलिस डिपार्टमेंट। जो अपेक्षा की जाती है कि ये दलित लड़की के मामले में ही देखा जाए,
तो जो गरीब के साथ खड़ा होने की या उसको साहस देने की, उसका संबल बन जाने की जो भूमिका होनी चाहिए पुलिस को, वो हमें नदारद दिखती है। एक छोटा सा घटना हमने कुछ दिन पहले अभी इसी हफ्ते में देखा कि एक लखनऊ की बात थी, जहां पर एक महिला एक कैब ड्राइवर को लगातार बेतहाशा पीटे जा रही है रेड लाइट पर उतार कर उसकी गाड़ी से। बाद में हमारे सामने सच्चाई ये सामने आती है कि जब ये मामला आगे बढ़ा और तूल पकड़ लिया, तो पुलिस ने उल्टा उस महिला को तो आज तक नहीं गिरफ्तार किया है, लेकिन उस कैब ड्राइवर की गाड़ी जब्त करके 24 घंटे उसे थाने में बिठाए रखा। फिर बाद में जब उस सीसीटीवी के दूसरे हिस्से की फुटेज सामने आई और पूरी कहानी उल्टा साबित हुई, तब उसने एफआईआर महिला के ऊपर दर्ज किया। हालांकि अभी भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, और लेकिन उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके भी आगे की एक कहानी सामने आती है कि उसको छोड़ने के एवज में 10,000 रुपए की पुलिस ने घूस बतौर लिए। तो जो कमजोर के साथ, गरीब के साथ खड़े होने की जो एक साहस बनने की या उसका सहारा बनने की जो भूमिका होनी चाहिए, वो अक्सर पुलिस की कार्रवाइयों से हमें नदारद क्यों दिखती है? देखिए, सबसे पहले तो पुलिस को, जैसे कि आपने दिल्ली वाली घटना का जिक्र किया, जी, बहुत ही सिंपैथेटिकली उसको उनकी फैमिली से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही बहुत स्ट्रेस में है, पहले से ही बहुत दुख में है। सिंपैथेटिकली जाके बात करनी चाहिए, कंसोल करना चाहिए। उसके बाद वो उनकी कोई कंप्लेंट लेके उस पर एफआईआर दर्ज करें, उसको तुरंत जो एक्शन है एक्यूज को पकड़ने का वो करना चाहिए। और जो उसके साथ साथ आपने ये जो कैब ड्राइवर वाली घटना का जिक्र किया है, इसके बारे में मेरे को बहुत जानकारी तो नहीं है, लेकिन देखिए, जिसके साथ भी कोई क्राइम हुआ है, चाहे वो कैब ड्राइवर था या महिला थी, अगर आपको सच्चाई का पता चल गया है, आपके पास सीसीटीवी फुटेज है, तो आपको उस हिसाब से कार्रवाई जल्द से जल्द करनी चाहिए। एक पुलिस की कार्रवाई में एसओपी एक टर्म होता है ममता जी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जो इस तरह की, जैसे जो दिल्ली घटना हुई महिलाओं के या महिलाओं से के अत्याचार से जुड़ी कोई भी घटना हो, उसमें क्या होना चाहिए, क्या किस तरह से, मतलब पुलिस का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या हो, ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो कि उल्टे पीड़ित को ही उठा के थाने में बिठा लिया, या उसके साथ वो, या इस मामले में, कैंट वाले मामले में हमने देखा कि पुलिस वहां पर पहुंची तो आधी बॉडी जल चुकी थी, लड़की की आधी बॉडी बची थी, लेकिन उसने उस बॉडी को प्रिजर्व करने की कोशिश नहीं की। बहुत जो क्रूशियल एविडेंस हो सकते थे इस मामले में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए, वो एविडेंस तक प्रिजर्व करने को, तो एसओपी को लेकर भी पुलिस के अंदर कोई ना तो उत्सुकता दिखती है, ना जागरूकता दिखती है, ना कोई अवेयरनेस दिखती है। इसको थोड़ा सा अगर हमें समझा पाए कि क्या होना चाहिए एग्जैक्टली सीन ऑफ क्राइम पर पहुंचने से के बाद इमीडिएटली किस किस तरह से स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए पुलिस वालों को? देखिए, एसओपी हर एक स्टेट की पुलिसिंग अपने बनाती है, एसओपी सबको दी जाती है, किस हिसाब से कौन सा क्राइम है तो आपको कैसी कार्रवाई करनी है, कैसे आपके जो फॉरेंसिक आपके एविडेंस है वो कैसे कलेक्ट करने हैं। हमारे पास एक फॉरेंसिक स्पेशल टीम होती है, एफएसएल जिसको कहते हैं, एफएसएल टीम होती है, तो उसको मौके पे बुलाया जाता है, और जो हमारे रेलिवेंट हैं, जो चीजें जो मौके से हम लोग ले सकते हैं, जो आगे एक्यूज को सजा दिलाने में काम आए, जो कि मुद्दई जो भी कंप्लेनेंट है और एक्यूज है उसके बीच में घटना का जोड़ने का जो काम करता हो, और ऐसे एविडेंसेस हो जो फोरेंसिक में हमें सपोर्ट करें उसको सजा दिलाने में। तो एसओपी हर एक स्टेट की बनी होती है, बस हमें उसको सीरियसली फॉलो करना जरूरी है। शार्दुल, आप इसमें बहुत देर से आप शांत हैं, तो अपनी टिप्पणी इसमें अगर जोड़ पाए कुछ, ये जो घटनाएं हुई हैं और पुलिस की जो पूरी कार्रवाइयां होती हैं इसमें। जी, एक छोटा सा करेक्शन जो मेघनाथ ने बताया था, वो बच्ची अपने पिता के कहने पर वो वहां से शमशान से पानी लेने गई थी, क्योंकि वहां वाटर कूलर था, तो वो ठंडे पानी के लिए वहां चले जाते थे, बस वो पीने नहीं गई थी, इतना अंतर है। मैं एक दो लाइन निधि की रिपोर्ट से जो कोट है मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये हिंदी में बोला होगा ना। बंधक जो राधे श्याम उसका नाम है, जो मेन अक्यूज्ड है, जो क्रेमेटोरियम का मेन, हाँ, जो पंडित था, वो उसने उस माँ से जिसकी बच्ची मर गई है, आप छोड़ दीजिए कि वो दोषी है, एक पंडित और एक शमशान में जो अथॉरिटी है वो होने के नाते वो बोल रहा था, चिल्ला मत, जो होना था हो गया, आप चिल्ला क्यों रही है, ये लिटरल बात उसने कही, खत्म करो इसे। और उसके बाद
उसने उसे खाने को कहा कि कुछ खाएगी क्या, खा ले और घर जाके सो जाओ। जो मेघनाथ बात कह रहे थे ना, बेधड़क ही करते हैं। तो मैं पुलिस और सारे प्रोसीजर से अलग एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हम इस सच्चाई की, समाज की स्वीकार नहीं करेंगे कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का काम कर सकता है, और ये मत मानकर चलिए कि लोग भले होते हैं, लोग भले नहीं होते। मौका मिलने पर कोई भी ये गड़बड़ कर सकता है, और आंकड़े इस चीज के गवाह हैं, क्योंकि हमारे देश में इस प्रकार के केस 90% से ज्यादा परिवार या निकट वाले करते हैं। हमें इस बारे में बात जब तक हम करना शुरू नहीं करेंगे तब तक हम इसे सुधार में नहीं ला पाएंगे। इससे अलग एक चीज और, जाति का एंगल आप लोगों ने बात की। जाति का एंगल इसलिए है क्योंकि लोगों को लगता है वो ऊंचे हैं क्योंकि वो कहीं पैदा हुए। वो पता नहीं किस तरह से, इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है वो बड़े हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। वो उन्हें अपने बराबर का इंसान भी नहीं मानते और इसीलिए ऐसी हरकतें करते हैं। पुलिस से रिलेटेड एक बात और कि व्यक्तिगत तौर पर जैसे ममता जी हैं और बहुत से पुलिस ऑफिसर से जब हम बात करते हैं तो वो ठीक कहते हैं, लेकिन बहुत ही नम्रता से। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि एक सिस्टम के तौर पर वह बहुत ही भावना शून्य और असभ्य दिखाई देता है। जैसे इस केस में बच्ची के माँ बाप को 15 घंटे तक अलग अलग बिठाए रखा, उन्हें खाना नहीं दिया। और या हम हाथरस वाले केस में देखें, आज वो 8 सीसीटीवी कैमरा में रह रहे हैं, वो घिरे रहता है परिवार। जो विक्टिम थी उसका, जो जिन लोगों ने क्राइम किया वो आजाद हैं, उनके घर वालों को फिर भी कोई दिक्कत नहीं हो रही। एक चीज और, इसी शमशान में शार्दुल, इसमें सॉरी एक छोटी सी चीज जोड़ना चाहूंगा। निधि का जो लेटेस्ट रिपोर्ट है हाथरस से, वहां पर ये भी पता चला है कि उनको कोर्ट में भी इंटिमिडेट किया गया। जब वो गवाही देने गए थे तो वहां पर वो ग्रुप के अपर कास्ट लोग पहुंच गए और उन्होंने इंटिमिडेट कर दिया। उन्होंने बयान भी नहीं दे पाए। कोर्ट ने बोला कि उनको पुलिस प्रोटेक्शन में रखा जाए और उनकी जो लॉयर है उनको हाथरस से जाने के लिए कहा। सिचुएशन इतना खराब हो गया था। हाँ, तो एग्जैक्टली व्हाट आप जो बोल रहे हो। और एक चीज और जो फिर मैं ममता जी से पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्यों होता है कि इसी शमशान घाट में जहां पर ये दिल्ली वाली नांगलोई की घटना हुई है, कुछ समय पहले 2 महिलाओं के साथ बलात्कार का केस। ये नांगलोई नहीं है, ये नांगल है, ओल्ड नांगली एरिया, पुराना नांगली, सॉरी नांगलोई नहीं, पुराना नांगली। तो इसी शमशान में 2 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना का 1.5-2 महीने पहले का केस ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन तब भी वहां पर ना कोई सीसीटीवी था, ना कि यहाँ पे एक घटना हुई है अभी हाल ही में तो थोड़ा नजर रखी जाए, ऐसा कुछ नहीं था। तो ऐसा क्यों है सिस्टम इतना भावना शून्य, मतलब खासतौर से विक्टिम्स के लिए जिनके साथ ऑलरेडी क्राइम हो चुका है, उनके लिए इतना भावना शून्य क्यों दिखता है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। वहां अगर ऐसी पहले से घटना हो चुकी थी, आगे ना हो इसके लिए सीसीटीवी जरूर होने चाहिए थे, कैमरास उनको लगाने चाहिए थे और पुलिस को भी उनको फोर्स करना चाहिए था कि आप कैमरेज लगाओ, आपके यहाँ बार बार ऐसी घटनाएं घट रही हैं। तो बड़ी ही शर्म की बात है कि तीसरी बार भी ऐसी घटना हुई है और बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ी है उसमें। तो बहुत ही सेंसिटिविटी के तौर पे और बहुत ही सिंपैथिकली आपको उस चीज को डील करना चाहिए। इससे आगे की चर्चा हम सिर्फ 3 लोगों के साथ होगी। मैं रहूंगा, शार्दुल होंगे और मेघनाथ होंगे। ममता जी को जाना है, उन्होंने हमें इतने ही समय के लिए वादा किया था। तो बहुत बहुत शुक्रिया ममता जी आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू ममता जी। एक और छोटी सी घटना है जिस पर हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। मेरे ख्याल से मेघनाथ के पास उस पर कहने के लिए कुछ होगा। प्रशांत किशोर जो कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एनालिस्ट हैं, आजकल काफी चर्चा में रहते हैं और अकेले ऐसे शख्स बनकर उभरे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि अजात शत्रु हैं, कहा जा सकता है उन्हें। लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी में उनकी मांग है, उनके संपर्क हैं। वो एक दिन ममता बनर्जी से मिलते हैं, दूसरे दिन शरद पवार से मिलते हैं, तीसरे दिन स्टालिन से मिलते हैं, चौथे दिन राहुल गांधी से मिलते हैं और मोदी जी के साथ तो उन्होंने शुरुआत ही की है, तो उसके बारे में जिक्र ही क्या करना। तो ऐसे अजात शत्रु प्रशांत किशोर ने अब घोषणा की है। वो कुछ दिन पहले अचानक से राहुल गांधी से मिले, फिर सोनिया जी से मिले और फिर प्रियंका और सब लोग साथ में मिले। तो ये अटकलें लगी रही थी कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर अब उन्होंने पंजाब में जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके सलाहकार के उससे अपने को मुक्त कर लिया। तो पंजाब और भी कई वजहों से हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है। मसलन सिद्धू के वहां पर अपॉइंटमेंट को लेकर काफी उठापटक रही कैप्टन के साथ। क्या इन चीजों का कोई आपस में संबंध है मेघनाथ? ये कैप्टन अमरिंदर सिंह को
के साथ इन्होंने अपने संबंध को कट किया प्रशांत किशोर ने। कुछ दिन पहले ये माना जा रहा था कि प्रशांत किशोर की एडवाइस पर ही सिद्धू को अपॉइंट किया गया, तमाम नाराजगी के बावजूद अमरिंदर के पंजाब प्रेसिडेंट। इन सब चीजों का कुछ संकेत है, कुछ आपस में संबंध है? लोकल पंजाब के पॉलिटिक्स के बारे में तो मैं कम ही जानकारी रखता हूँ, तो उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। पर प्रशांत किशोर के रोल के बारे में आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है, क्योंकि अगर हम वेस्ट बंगाल इलेक्शन से लेकर अभी तक प्रशांत किशोर के स्टेप्स रिट्रेस करेंगे तो वेस्ट बंगाल में जब उन्होंने ममता बनर्जी की मदद की, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाई, जो भी किया, उनका एक बहुत ही क्रूशियल रोल था उसमें। मुझे याद है मैं जब वेस्ट बंगाल में था तब लोग मुझे बता रहे थे कि प्रशांत किशोर जब से आए ममता बनर्जी के साथ काम करने के लिए, मतलब 2019 से, तब से उन्होंने इंटरनली पार्टी में बहुत सारी चेंजेस लाई। जैसे फॉर इंस्टेंस वहां पर बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे कट मनी के अगेंस्ट, तो उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को सामने आके बोलना चाहिए कि वो कट मनी वापस करेंगे। और फिर एक कमिटी बिठाई जिसमें उन्होंने एक पहल चलाई कि करप्शन हम हटाएंगे पार्टी से इंटरनली, और कुछ कुछ लोगों को निकाल भी दिया था और वही लोग बीजेपी में जाके पहुंच गए। तो ये प्रशांत किशोर एक कैटलिस्ट की तरह वहां पर पहुंच गए, पर उन्होंने एक बहुत ही मजबूत पकड़ रखी पार्टी के इंटरनल फंक्शनिंग पर, और काफी उन्होंने चेंजेस किए। ऊपर से उन्होंने स्कीम्स भी जो प्रेजेंट किए थे, जो महिलाओं को डायरेक्टेड स्कीम थे, और उसका आपको तो रिजल्ट पता ही है। अब रिजल्ट आने से पहले उन्होंने बोला था कि अगर हमारी 100 से ऊपर सीट नहीं आई तो मैं रिजाइन कर दूंगा, और उस पर बहुत चालू था। पर बाद में जब 100 से ऊपर सीट्स आ गई तब उन्होंने फिर भी रिजाइन कर लिया। उन्होंने नेशनल टीवी पे जाके बोला कि मैं अब ये छोड़ रहा हूँ, मतलब आईपैक जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं छोड़ रहा हूँ, रिजाइन कर रहा हूँ और बाकियों को दे रहा हूँ। और उसके बाद आपको इमीडिएटली दिखाई देता है कि प्रशांत किशोर अब जगह जगह जा रहे हैं। जैसे आपने कहा कि वो शरद पवार से मिल चुके हैं, वो डीएमके के साथ भी इन्वॉल्व थे, वो ममता बनर्जी के साथ तो थे ही, और फिर उसके बाद राहुल गांधी के साथ भी मिले, प्रियंका गांधी के साथ भी मिले, और उसी समय पे पेगासस भी आया सामने। तो प्रशांत किशोर ऐसे लगता है कि प्रशांत किशोर जहां जाते हैं वहां पर न्यूज बनाकर ही बाहर निकलते हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मे बी शायद ये रोल प्ले करने की कोशिश कर रही है मेरे हिसाब से, और ये मैं जस्ट बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से ऐसे हो रहा है कि प्रशांत किशोर एक अलायंस बनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं बीजेपी के अगेंस्ट, और मुझे लगता है ये कोएलिशन का एक ग्लू की तरह एक्ट करेंगे। जैसे कोई गोंद है जो पार्टी के बीच में डिफरेंसेस हटा के अलायंसेस फॉर्म करेंगे। क्योंकि श्रोताओं को बताना चाहूंगा, अलायंसेस जब फॉर्म होते हैं पार्टी के, जैसे फॉर एग्जाम्पल शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस की जो अलायंस बनी महाराष्ट्र में, तो दोनों पार्टीज की तरफ से कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, क्योंकि आइडियोलॉजी अलग होती है, डिमांड्स अलग होती है, कैंपेन किस पे किया था वो सब अलग होता है। तो ये कॉम्प्रोमाइज करने के लिए एक मिडिलमैन लगता है। बहुत जगह में आपने देखा होगा कि एक मिडिलमैन भेजा जाता है, एमिसरी भेजे जाते हैं, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि किस किस चीजों पे कौन सी पार्टी कॉम्प्रोमाइज करेगी ताकि उनका अलायंस हो पाए और ताकि सीट शेयरिंग भी हो पाए। मुझे लगता है प्रशांत किशोर ने एक ऐसी सिचुएशन बना ली है खुद के लिए कि वो हर पार्टी के बीच में ये मीडिएटर का काम करेंगे। एक थोड़ा सा यहाँ पर मेघनाथ मुझे करेक्शन में कहूंगा, मेरी थोड़ी सी असहमति के साथ इसको। प्रशांत किशोर बतौर पॉलिटिकल कद कोई आदमी नहीं है, कोई पॉलिटिकल कद नहीं है। तो जैसे इस तरह की आपने जो कहा कि ग्लू कि सभी पार्टियों के इर्द गिर्द ग्लू, मीडिएटर की भूमिका आपने जो कही वो सही हो सकती है कि वो एक मीडिएटर बन सकते हैं जो कि इन तमाम पार्टियों के बीच में एक चैनल खोल दे और जिस पर ये पार्टियां आके कॉमन ग्राउंड बना के और बातचीत करने लगे। लेकिन जो ये बात है कि वो मैग्नेट जो है वो आज की तारीख में, जैसे हमारे सामने 2-3 उदाहरण हैं मुझे उनके हिसाब से, अगर आप देखेंगे जैसे 96 का जो पीरियड था, 1996 में जब 13 दिन की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, एनडीए पहली बार फॉर्म हुआ था, तब जॉर्ज फर्नांडीज कन्वीनर बने थे उन तमाम पार्टियों के बीच में। जो एनडीए का कोलिशन बाद में तैयार हुआ, जो फिर 98 में रिटर्न हुआ, फिर 13 महीने बाद रिटर्न हुआ, तो जॉर्ज फर्नांडीज एक कद था पॉलिटिकल जो उस चीज को उस मैग्नेट का काम कर रहा था तमाम पार्टियों को एनडीए के छाते में लाने का। या फिर आप यूपीए के टाइम के देखें तो हरकिशन सिंह सुरजीत वो भूमिका बहुत मजबूती से निभा रहे थे, और हरकिशन सिंह सुरजीत का इतना बड़ा एक्सेप्टेंस अक्रॉस द पार्टी लाइन थी सेकुलर
उसमें फॉर्मे वाली जो पार्टियां हैं, उन्होंने उसको एक वो किया। तो अगर आप उस नजर से देखें तो आज की तारीख में शरद पवार, ममता बनर्जी और सोनिया गांधी, ये 3 लोग नजर आते हैं जो कि इस तरह के किसी कोलिशन का मैग्नेट बन सकते हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर की भूमिकाएं कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन वो कन्वीनर क्योंकि उनके साथ वो पॉलिटिकली लाइट वेट आदमी है। बिल्कुल, मैं एग्जैक्टली मैं मानता हूं आपने जो कहा कि वो एक पॉलिटिकली लाइट वेट आदमी है, पर आप फिर वैसे देखेंगे तो अरुण जेटली भी पॉलिटिकली लाइट वेट ही थे, पर मतलब उनके साथ पार्टी बहुत बड़ी पीछे खड़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल, उनके वो साथ संगठन के आदमी थे, उनके साथ कैडर था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अग्री करता हूँ यहाँ पर मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर थोड़ा सा ये पॉलिटिकल हॉबनॉबिंग जो बोलते हैं उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज करने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अब अगर आप देखेंगे कि ट्रेडिशनली हमने देखा है कि जैसे आपने कहा, जो आपने नाम लिए, वो एक कोई पार्टी से बिलोंग करते थे और मीडिएशन करते थे, पर ये आदमी एक कंसल्टेंट है, हमें भूलना नहीं चाहिए। ये एक कंसल्टेंट है जिसने बाकी बहुत सारे पार्टीज के साथ काम किया है। तो आप जान ही सकते हैं कि इनके पास एक तो पार्टी के इंटरनल वर्किंग का नॉलेज कितना होगा, काफी, मेरे हिसाब से तो काफी होगा। और बहुत सारी पार्टियों का, बिल्कुल। और दूसरी चीज, ये ब्रांडिंग समझते हैं। जैसे नए समय में ब्रांडिंग इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे आदरणीय मोदी जी जो है वो प्राइमरीली एक मार्केटिंग वाले आदमी है। बिल्कुल, चाय पर चर्चा भी प्रशांत किशोर के दिमाग की बहुत पावरफुल ब्रांड इमेज है। बिल्कुल। और आपने अगर ये जो खेला होबे जो किया था उन्होंने वेस्ट बंगाल में, वो भी एक ब्रांडिंग ही था। मतलब जो ममता बनर्जी को जैसे प्रेजेंट किया उन्होंने पूरे इलेक्शन के समय, मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही यूनिक स्किल सेट है जो प्रशांत किशोर के पास है। और वो मुझे लगता है कि हर पार्टी में जाकर ये एक तो नॉलेज शेयर करना चाहते हैं और ऊपर से एक कुछ लूज कोएलिशन की तरह ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सोचिए कि जब ये कंसल्टेंट होंगे तो मुझे लगता है कि एक थर्ड पार्टी होने के हिसाब से मुझे लगता है कि बाकी के पार्टीज इन पर ज्यादा ट्रस्ट करने लगते हैं। अगर कोई अंदर का पार्टी का आदमी आकर आपके पार्टी से बात करे तो वो थोड़ा सा डिस्ट्रस्ट का माहौल हो जाता है। पर अगर आप देखेंगे प्रशांत किशोर की बात, तो वो इतने सारे पार्टीज के साथ काम कर चुके हैं, तो अभी ऐसे न्यूट्रल टाइप ही बन गए बेसिकली, कि एक न्यूट्रल पार्टी आ रही है हमसे बात करने के लिए, मीडिएट करने के लिए। तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से वो एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं कि वो बार बार क्विट करे जा रहे हैं एक्टिव पॉलिटिक्स से या फिर जो भी पॉलिटिकल कंसल्टिंग है उससे, मुझे लगता है कि आगे जाके ये शायद एक हाथ राज्यसभा सीट कोई तो पार्टी से मांगेंगे और एक कुछ तो मुझे लगता है जैसे आप बोल रहे कन्वीनर की तरह सामने आएंगे, ऐसे मेरे हिसाब से। जेडीयू ने तो उनको दे ही दिया था वाइस प्रेसिडेंट का, और उन्होंने वो गड़बड़ कर दी, क्योंकि वो तो आपको पता ही है। शार्दुल, आप इसको कैसे देखते हैं? आपकी संक्षेप में टिप्पणी और उसके बाद फिर हम रिकमेंडेशन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। जी देखिए, आपने जो बात कही वो पॉलिटिकल लाइट वेट है और वो कंसल्टेंट हैं। ये होते हुए भी वो राजनीति करना चाहते हैं, ये बात स्पष्ट है। वो राजनीति में आना चाहते हैं, खुद करना चाहते हैं, उन्होंने करवा बहुत ली। और मुझे ये आदमी इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि वो राजनीति बदलना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है वो जिस भी पार्टी में जाते हैं वो कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे मेघनाथ ने कहा। लेकिन है क्या कि नेता नहीं चाहते वो बदले, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए तो वो अच्छा है लेकिन परमानेंट सिस्टम के तौर पर तो नहीं है। तो जेडीयू में क्या हुआ था, वाइस प्रेसिडेंट बने, लेकिन जब फिर उन्होंने अंदर से वो बदलने की कोशिश करी तो फिर उनको काट दिया गया। और इसलिए खुद शुरू की चार्म ना, उसके बाद ये बदल जाती है चीजें। नेताओं के हाथ से ताकत जाएगी, वो ये चाहते नहीं है। और प्रशांत किशोर उनकी आंख में खटकने लगते हैं। लेकिन एक चीज है जो मोदी जी के साथ उन्होंने करी थी, और पता नहीं कितने लोगों को मालूम है, लेकिन ये काफी पॉपुलर बात है। अगर करण थापर वाला इंटरव्यू आपको याद हो मोदी जी का, जिसमें मोदी जी हड़बड़ा गए थे, प्रशांत किशोर ने, ऐसा बताते हैं, मोदी जी को बिठा के घंटों वो वीडियो उनका दिखाया था कि अपने आप को आप इतना नर्वस और हड़बड़ाते हुए देखिए और सीखिए। तो जो आप मोदी जी का कॉन्फिडेंस देखते हैं वो यहीं से आया है। तो ये आदमी इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि अगर ये राजनीति में आएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक बात। थोड़ा समय का भी अब हमारे पास पूरा हो गया है, तो रिकमेंडेशन जो इस हफ्ते हमें पूरा करना वो पूरा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा मेघनाथ, आप हमारे श्रोताओं को अपना रिकमेंडेशन दें।
जी, मैं तो फिलहाल पार्लियामेंट में घुसा हुआ, तो एक तो मैं मेरा शो ही रेकमेंड करना चाहूंगा, संसद वॉच। अब हम एक वीकली अपडेट देते हैं आपको पार्लियामेंट में क्या हुआ और कौन से बिल्स पास हुए और एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, तो वो आप शो जरूर देखिए। और उसी को लेकर मैंने एक वीडियो किया था 2018 में कि आप देख रहे हो कि पार्लियामेंट इतना डिसरप्ट हो रहा है, पर सॉल्यूशंस की कोई बात ही नहीं करता है, क्योंकि दोनों के लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है, ऑपोजिशन और ट्रेजरी के लिए। आप देख रहे होंगे कि कैसे बिल पे बिल 10 बिल एवरेज 7 मिनट का डिस्कशन करके पास कर दिए पिछले हफ्ते। तो मैंने एक वीडियो किया था 2018 में सॉल्यूशंस देने के लिए कि आप डिसरप्शंस कैसे अवॉइड कर सकते हैं, वो भी एक मैं रेकमेंड करूंगा। दूसरा मैं न्यूज लॉन्ड्री का ही एक 2 आर्टिकल रेकमेंड करूंगा। एक तो निधि का रिपोर्ट जरूर पढ़िए, पर निधि का एक और रिपोर्ट है, वो हाथरस का जो मैं मेंशन कर रहा था। जुलाई में उसने एक रिपोर्ट किया था कि कैसे कोर्ट में जाने के बाद हाथरस के जो विक्टिम थे, उसकी फैमिली है, उनको कैसे हरास किया गया, वो आप जरूर पढ़िए। और दूसरा है ब्लडलस्ट टीवी, हम एक सीरीज चलाते हैं जहां पर आपको हम बताते हैं कि एड्स से जो फंडेड हमारे दिग्गज टीवी चैनल है वो कैसे हेट मॉन्गरिंग कर रहे हैं, कैसे वो कम्युनिटीज के बीच में दरार पैदा कर रहे हैं। तो अमन चोपड़ा ने लास्ट वीक एक टाल ठोके में एक रिपोर्ट किया था, उस पर युसरा ने एक रिपोर्ट किया है कि उसने कैसे वो इंसिडेंट को ट्विस्ट करके उसको एक कम्युनल एंगल दे दिया, और इसको स्पॉन्सर करने वाले थे डाबर। तो ये जरूर पढ़िए। और मैं आप श्रोताओं को ये भी बताना चाहूंगा कि जब आप पैसे देते हैं तो आपकी बात होगी। जैसे आप पैसे देते हैं तो हमने सोचा कि आपको पार्लियामेंट के बारे में बताया जाए और एक मीनिंगफुल शो किया जाए जिस पर आपको ये इंफॉर्मेशन मिले कि हमारे पार्लियामेंट में हो क्या रहा है। तो हमको हम ये कर पाते हैं क्योंकि आप ही हमको सपोर्ट करते हैं, आप ही हमको सब्सक्राइब करते हैं। वैसे इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप newslaundry.com पर जाए और जरूर हमको सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल। शार्दुल, आपका रिकमेंडेशन? जी, मेरे आज काफी रिकमेंडेशन है क्योंकि मैं पिछली बार था नहीं और इन्हीं सब विषयों से रिलेटेड है। पहला है CNN बिजनेस पर ऋषि अयंगर का लेख है, वो एक्टिविजन वाले मामले में, कि कैसे ब्लिजर्ड लॉसूट जो है वो बिजनेस की दुनिया के लिए, खासतौर से टेक दुनिया के लिए एक वाटरशेड मूवमेंट हो सकता है वर्क कल्चर के लिए, वो पढ़िए। दूसरा, अब जल्दी में IPCC की 8 साल बाद मीटिंग होने वाली है। IPCC है इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, अंतरराष्ट्रीय। तो nature.com पे ये है, और देखिए क्योंकि इस बार अमीर देश भी बहुत बाढ़ों से हिट हुए हैं भयंकर रूप से, जर्मनी और बाढ़ से ज्यादा तो कनाडा और अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में जो हाँ, लू चल रही है, और वहां पे गर्मी, और लू यूरोप में बाढ़ जहां ये नहीं होता था। तो ये रिपोर्ट पढ़िएगा। स्क्रॉल पे भी इसी से रिलेटेड एक रिपोर्ट है, वो कल आई है, 5 ways climate driven ocean change can threaten your health। स्क्रॉल पर ये है। और एक आखिरी BBC पर आज ही आया है लेख, भारतीय हॉकी, महिला हॉकी टीम के बारे में, कि इंडियन वुमेन्स हॉकी 16 स्टोरीज ऑफ स्ट्रगल, 1 टेल ऑफ ट्रायम्फ। इसे जरूर पढ़िएगा। ठीक बात। मेरा रिकमेंडेशन जो है वो हॉकी से ही जुड़ा है, लेकिन एक वेबसाइट है 52.in करके, इस पर द स्विच के नाम से इसका हेडलाइन है, द स्विच, द डे इंडिया मूव्ड ऑन फ्रॉम इट्स नेशनल स्पोर्ट। ये एक लॉन्ग फॉर्म है, पढ़िए, क्योंकि ये वहां से कहानी की शुरुआत होती है इसमें, जब 1982 का एशियाड दिल्ली में हो रहा था और पाकिस्तान ने 7-1 से फाइनल में, एशियाड के सेमीफाइनल में हरा दिया था, फाइनल में सॉरी। और वहां से पूरा खेल कैसे हॉकी के लिए इंडिया में बदला है। उसके अगले साल भारत क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतता है 83 में, और फिर दोनों खेलों के इक्वेशन बदलते चले जाते हैं। एक एकदम फर्श से अर्श पर चला जाता है, दूसरा अर्श से फर्श, एकदम फर्श पे आकर गिर जाता है खेल। तो एक बड़ी लॉन्ग फॉर्म स्टोरी, और इस पूरे लॉन्ग फॉर्म में जो कल्चरली जो चेंज आ रहे हैं, जो चीजें बदलती जा रही हैं, पॉप कल्चर से भी जोड़ के उसको देखा गया है ना, तो वो उसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से ये पूरा स्टोरी रखता है। इसका नाम है, इसका हेडलाइन है द स्विच, 52.in पर है। और दूसरा रिकमेंडेशन मेरा है संसद वॉच, जो कि न्यूज लॉन्ड्री का हमारा नया वीडियो शो है।
जो कि मेघनाद करते हैं, इसको जरूर देखें। अगर बहुत जरूरी है कि आप संसद के बारे में जाने समझें, संसदीय कार्रवाइयों के बारे में जाने समझें, वहां पर किस तरह से चीजें, क्योंकि वो जो चीजें वहां पर होती हैं उस एक एक कदम का, एक एक उसके फैसले का असर इस देश की 1.25 अरब आबादी के ऊपर होता है आगे चलकर। तो उसके बारे में जानने समझने की बहुत जरूरत है लोगों को। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं कहता हूँ कि संविधान के बारे में भी थोड़ा जाने, वरना आरक्षण को लेकर आप हमेशा यही कहते रहेंगे कि ये तो गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है। तो ये 2 मेरे रिकमेंडेशन है। और आज हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए शार्दुल, मेघनाद और ममता खरब को बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में जाने से पहले मैं चाहूंगा कि मेघनाद के पास अगर कोई अपील है, कुछ जानकारी है हमारे श्रोताओं को देने के लिए, तो वो अपनी जानकारी हमारे साथ श्रोताओं से साझा करें। एक आखिरी अनाउंसमेंट थी कि अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपको एक डिस्कॉर्ड का एक्सेस मिलेगा। हमारा एक डिस्कॉर्ड सर्वर है, वहां पर आपको एक्सेस मिलेगा। ये डिस्कॉर्ड सर्वर, अगर आपको पता नहीं है डिस्कॉर्ड क्या है, तो वो एक सॉफ्टवेयर है जहां पर आप इंटरैक्ट कर सकते हैं और डिस्कशंस भी कर सकते हैं। तो हमारा न्यूज लॉन्ड्री का ऐसा एक सर्वर है, वहां पर आप जरूर जाइए। वहां पर हैशटैग चर्चा लेटर्स करके आपको एक टैग भी मिलेगा। वहां पर आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, अतुल सर से, मुझसे, शार्दुल से, और जो भी और भी आनंद भी आते हैं उनसे भी बात कर सकते हैं। तो आप जरूर जाइए वहां पर। वैसे ही आप हफ्ता की टीम से भी बात कर सकते हैं और बाकी सब्सक्राइबर्स के साथ भी आप वार्तालाप कर सकते हैं। वहां पर एक रैंडम डिस्कशन बोर्ड भी है, वहां पर एक मीडिया को लेकर भी चैनल है, वहां पर आप काफी डिस्कशंस कर सकते हैं। तो जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए और आपको डिस्कॉर्ड का ये एक्सेस मिल जाएगा और हमारे साथ सीधा बात कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, आईट्यूज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें। खबरों की तह में जाकर की जाने वाली ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट्स आप न्यूज लॉन्ड्री पर देख सकते हैं, क्योंकि हम विज्ञापन से नहीं, आपके सहयोग से चलते हैं। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पे आज़ाद हैं खबरें।